हेलो दोस्तों। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में अध्याय 13, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा निबंध विधा में लिखी हुई रचना है, जिसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। दोस्तों, इसे आप प्रसंग कह सकते हैं या फिर निबंध भी कह सकते हैं। ये दोनों ही कहलाएंगे, प्रसंग या निबंध विधा की रचना। दोस्तों, इस पाठ के दो अलग अलग प्रसंग हैं। एक गिन्नी का सोना और दूसरा झेन की गेंद। तो ये अलग अलग प्रसंगों पर आधारित है और इसके लेखक हैं रविंद्र केलेलकर। रविंद्र केलेलकर जी इसके रचनाकार है और इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस निबंध को पढ़ने से पहले यह बहुत जरूरी होगा कि थोड़ा सा हम लोग निबंधकार जी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रविंद्र केलेलकर जी के जीवन परिचय से थोड़ा जीवन जानकारी अर्जित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इनके जीवन परिचय से संबंधित में 1-2 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पाठ परिचय से भी परिचित होते हैं। दोस्तों, रविंद्र केलेलकर जी का जन्म 7 मार्च 1925 ईस्वी को कोंकण क्षेत्र में हुआ था और यह छात्र जीवन से ही गोवा की मुक्ति के आंदोलन में वह शामिल हुए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में यह विख्यात है और अपने लेखन क्षेत्र में इन्होंने जनजीवन के विविध पक्षों को अपने लेखन के जरिए दिखाया है। इन्होंने जनजीवन के विविध पक्षों, उनकी मान्यताओं और उनके अपने व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोवा मुक्ति आंदोलन में यह शामिल हुए, तो उनकी जो उनसे जुड़ी हुई जो घटना घटी है, उसे भी उन्होंने अपनी रचना के द्वारा दिखाया है। दोस्तों, रविंद्र केलेलकर जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक तो ये थे ही, पत्रकार के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है और इन्होंने कई भाषाओं में रचना की है। कोंकणी में इनके करीब 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी इनकी कुछ एक पुस्तकें हैं। केलेलकर ने काका कालेलकर की जो अनेक पुस्तकें रचना उन्होंने की, अनेक पुस्तकें जो इन्होंने लिखी काका कालेलकर जी ने, उनका भी इन्होंने संपादन किया है और कई भाषाओं में उसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। दोस्तों, रविंद्र केलेलकर जी को उनकी रचनाओं के कारण कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अब हम उनके द्वारा रचित ये निबंध पतझड़ में टूटी पत्तियां, अब हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उन्होंने जो संदेश इसमें दिया है उसे हम लोग ग्रहण करके अपने जीवन के लिए इसे एक आदर्श के रूप में मानने लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये लिखा इसलिए है ताकि हम उसे पढ़कर कुछ सीख लें और अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उसे दूर करने में खुद की मदद करें। दोस्तों, निबंध का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये निबंध शैली में भी है और प्रसंग शैली में भी है। प्रसंग कहने का अर्थ है कि दो चीजों को जोड़कर इन्होंने निबंध लिखे हैं। सबसे पहला तो है इनका गिन्नी का सोना। सोना के संबंध में इन्होंने कहा है, जैसे एक सोना होता है पीले रंग का और दूसरा तांबा। तांबा भी क्या होता है, वो भी पीले रंग का होता है। तो सोने की कीमत अधिक है और तांबे की कीमत कम है। तो तांबा, जैसा कि आप जानते हैं कि तांबा भी पीला होता है और उससे भी जेवर बनाए जाते हैं और तांबे से बना हुआ जो जेवर होता है वह सोना की अपेक्षा सस्ता, लेकिन सोना की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। तो हम लोग तांबे के जेवर को भी बहुत लोग बनवा बनवा के पहनते हैं। तो आखिर अगर तांबा भी पीला है और तांबा के से बने हुए आभूषण सस्ते दाम में आ जाते हैं, कम कीमत में आते हैं, तो लोग सोना के पीछे क्यों भागते हैं? आखिर इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने क्या समझाया है, अब हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। लेखक कहते हैं, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है। शुद्ध सोना अलग चीज है और गिन्नी का सोना वो एक अलग चीज है। गिन्नी का सोना क्या होता है, उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने की अपेक्षा वो थोड़ा मजबूत भी होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है। और औरतें क्या करती है, उसके पास उतने पैसे यदि ना हो तो अक्सर वो इसी सोने के गहने बनवा लेती है, मतलब तांबा मिलावट वाले सोना। फिर भी क्या प्रॉब्लम होती है, अगर तांबे से सब कुछ बन रहा है तो वहां पर समस्या क्या आती है दोस्तों? वहां पर समस्या आती है सोच को लेकर। भले ही तांबा से बना हुआ आभूषण चमकता ज्यादा हो, मजबूत हो, सस्ता भी हो, लेकिन
फिर भी सोना तो सोना ही होता है, और वो उस सोने से चाहे कितने भी जेवर बन जाए लेकिन वो सोने की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध सोना तो शुद्ध सोना ही होता है। लेखक कहते हैं फिर भी वो होता तो है वही गिन्नी का ही सोना। ये गिन्नी का सोना आखिर क्या है? शुद्ध सोना तो आप समझ रहे हैं, लेकिन गिन्नी का सोना क्या है वो? तो शुद्ध सोना आप समझिए कि वो होता है 24 कैरेट का, और गिन्नी का सोना होता है 22 कैरेट का। गिन्नी का सोना उस सोना को कहते हैं जिसमें शुद्धता बढ़ाने के लिए या उसमें मजबूती लाने के लिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, और तांबा मिलाने के कारण उसमें क्या होता है, चमक ज्यादा आ जाता है और वो मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से जेवर ज्यादातर बनते हैं गिन्नी के सोने का ही, जिसमें सोना में तांबा मिलाया जाता है, इसी सोने के अधिक जेवर बनते हैं। लेकिन शुद्ध सोना की बात ही अलग है। तो अब यहाँ पर लेखक ने शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने की तुलना आदर्श और व्यवहारिकता से की है। आदर्श और व्यवहारिकता क्या है? तो शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा होते हैं। शुद्ध आदर्श मतलब जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से हमें अपने जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करना है, एक आदर्शवादी जीवन कैसे जी सकते हैं, तो उसे उन्होंने कहा है कि ये शुद्ध सोने के जैसा है। और चंद लोग मतलब कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, मतलब आदर्शवादिता को तो अपनाते हैं लेकिन जीवन में समय के अकॉर्डिंग जैसा जरूरी होता है वैसा वो करते हैं। अपने फायदे की चीजों को वो ज्यादा सोचते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन हर समय अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो वो हो गया एक तरीके से व्यवहारिकता ज्ञान। तो वो क्या करते हैं, आदर्श जीवन को पसंद करते हैं लेकिन उसके साथ वो व्यवहारिक रूप से जीना भी पसंद करते हैं। और जिस तरीके से थोड़ा सा तांबा मिला देने से सोना मजबूत हो जाता है, उसी प्रकार वो भी अपने जीवन में आदर्श में व्यवहारिकता को मिलाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर सबको दिखाते हैं। तब ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श को तो बनाए रखा लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिकता को लाकर खुद अपने जीवन में वो आगे बढ़ते चले गए। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता है बल्कि व्यवहारिकता का होता है। मतलब भले ही अपने जीवन में लोग कितना भी आदर्शवादिता का बखान करे, हर समय ऊंचा सोचो, दूसरों का भला करो, कोई चाहे कितना भी क्रोध करे लेकिन तुम उनके साथ बहुत व्यवहार अच्छा करो। मतलब हम चाहे डायलॉगबाजी में भाषण में कितना ही आदर्श से जुड़ी हुई बातें करें, लेकिन हर मनुष्य अपने जीवन में व्यवहारिक रहना ज्यादा पसंद करता है। मतलब समय के अकॉर्डिंग काम करना वो ज्यादा पसंद करता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनके व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, क्योंकि जब हमें जेवर बनाना होता है, आभूषण बनाने होते हैं, उस समय सोना पीछे रह जाता है, क्योंकि शुद्ध सोने में जब तक तांबा नहीं मिलेगा तब तक उसके जेवर नहीं बनेंगे। अब इन्होंने गांधी जी के आदर्शवादी बातों को लेकर हमें ये बात समझाया है कि चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। मतलब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहने का मतलब वो तो आइडियल थे सबके, वो आदर्शवादी मनुष्य थे, लेकिन उसे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है, प्रैक्टिकल करके लोगों को कैसे बताना है कि आप कैसे एक आदर्शवादी जीवन जी सकते हैं, ये गांधी जी ने आपको भी बताया है। इसलिए गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत वो जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। मतलब यदि कोई इंसान आदर्शवादी बनकर सिर्फ भाषण दे और दूसरों को गलत करने से रोके, भले उसके साथ गलत हो फिर भी उसे गलत करने से रोके, ऐसे इंसान की आदर्शवादी बातें ज्यादा देर तक नहीं रहती है। आदर्शवादी रहने के साथ साथ मनुष्य का व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। कब किस सिचुएशन में उसे क्या करना है इसका ज्ञान उसे होना बहुत जरूरी है। यदि किसी इंसान को इसका ज्ञान नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आदर्शों को ज्यादा देर तक चला नहीं सकता है, बल्कि हवा में ही वो उड़े रहते हैं। देश उनके पीछे कभी भी नहीं जाता है। इसलिए पहले खुद के जीवन को ठीक करना होगा, आदर्शों पर चल के फिर भी व्यवहारिक जीवन जीना होगा, तभी देश उनके पीछे जाता है। तो हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते। मतलब कभी भी उन्होंने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने दिया। आदर्श ऊंचा है, आदर्श वाला जीवन जीना ये ऊंचा काम है। उन्होंने कभी भी व्यवहारिकता के बराबर पर उसे नहीं लाया, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाने की कोशिश की कि व्यवहारिकता में आदर्श शामिल हो। आप इसे इस तरीके से समझिए
कि सोना में तांबा शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि तांबे में सोना मिलाया जाता है ताकि तांबे की कीमत बढ़े। मतलब सोने में तांबा यदि मिलाया जाए तो एक तरीके से सोने की कीमत घटेगी, और यदि तांबा में सोना मिलाया जाए तो तांबे की कीमत बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार आदर्शवादी व्यक्ति यदि व्यवहारिकता को अपनाता है तो आदर्श के मूल्य घट जाते हैं, लेकिन यदि कोई जीवन में व्यवहारिक है और वो अपनी व्यवहारिकता में आदर्श को शामिल कर लेता है तो व्यवहारिकता के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए चाहे तांबा के यूज करने से कितना भी आभूषण बन जाए, लेकिन सोना तो सोना ही रहता है और वो हमेशा आगे आता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी लोगों को हर समय लाभ हानि की चिंता रहती है। लाभ हानि का हिसाब लगाकर वे कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर वे कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाते। मतलब वो किसी के मन मस्तिष्क पर नहीं छा पाते हैं। खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ वो दूसरों को भी ऊपर लेके चले, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में हमेशा अपने बारे में सोच रहे हैं, हर समय लाभ हानि की बात कर रहे हैं, लाभ हानि का सोच के ही हर समय कदम आगे बढ़ाते हैं, तो जरूर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आप कभी आदर्श जीवन को नहीं जी पाएंगे। लेकिन वही उसके जगह पर यदि को आप ऊपर चढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आप दूसरों को भी अपने साथ ऊपर ले जाने में मदद कर रहे हैं, तो ये महत्व की बात है, इसे आदर्श कहेंगे। और यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। और समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, शाश्वत मूल्य जो कभी नष्ट नहीं होते, उन्हें शाश्वत मूल्य कहते हैं। अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ भी है तो वो आदर्श लोगों का ही दिया हुआ है। जैसे आप विवेकानंद को आदर्शवादी कह सकते हैं, आप इसके बाद महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर्शवादी कह सकते हैं। ये सभी क्या है? आदर्शवादी व्यक्ति है, और इन समाज में इनके ही आदर्श शाश्वत रूप से बने हुए हैं। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को हर समय गिराया है। मतलब व्यवहारवादी लोग इस तरह के हैं कि यदि उनका स्वार्थ सिद्ध ना हो, अपने लाभ हानि के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उससे किसका नुकसान होता है? एक तरीके से समाज का ही तो नुकसान होता है। यही यहाँ पर लेखक ने समझाया है कि शुद्ध सोना आदर्श है और तांबा में मिश्रित सोना एक तरीके से व्यवहार है। तांबा मिश्र में मिश्रित सोना मतलब आपको व्यवहारिक जीवन में कैसे बनना है, कैसे रहना है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन यदि हर मनुष्य व्यवहारिक जीवन में थोड़ा आदर्श को शामिल कर ले तो वो क्या होगा? वो जीवन में सफल तो होगा ही, साथ ही साथ वो सबके नजर में भी चढ़ेगा, सबके मन मस्तिष्क में भी उसके स्थान बनेंगे। वो एक आदर्श रूप में लोगों के सामने जाने जाएंगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब दूसरा प्रसंग है झेन की देन। अब हम लोग झेन की देन पढ़ेंगे। झेन क्या है? तो ये जापान में जापान की एक कबीलाई है, एक समुदाय है जिसका नाम है झेन। और इनकी क्या देन मिली है जापानियों को, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पता चलेगा कि झेन वर्ग के लोगों ने पूरे जापान को आखिर क्या दिया। झेन की देन मतलब झेन लोगों के द्वारा जापानियों को क्या मिली है, अब हमें इसके बारे में जानना है। घटना यह है कि लेखक जापान यात्रा पर गए हैं और वहां उन्होंने अपने एक मित्र के साथ बातचीत की है, घूमा है, फिरा है, और इसके साथ ही उन्होंने वहां क्या देखा है जो उनको एक तरीके से प्रभावित कर दी है, तो इसको देखेंगे हम लोग। लेखक एक बार जापान जाते हैं और वहां पर वो अपने मित्र से पूछते हैं यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। उनके मित्र जवाब देते हैं मानसिक बीमारी। मतलब वो कहते हैं कि यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण है, मतलब मन से बीमार। तो लेखक उसमें पूछते इसकी क्या वजह है, तो उस पर वो कहते हैं कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। मतलब बहुत जल्दी अपनी बात को कह दिया। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब आपसे लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब अपने आप से वो बक 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 कर रहा है, तो क्या हो रहा है? एक तरीके से वो मनोरोगी है। हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं? एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह कई हजार गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
और उसका जो वो इंजन सेट किया गया था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और यही कारण है कि जिससे मानसिक रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब लोग जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से दिमाग भी चल रही है, और उस स्पीड को चलाए रखने के लिए उसमें एक तरीके से इंजन फिट रहता है जो 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का पूरी तरह से तनाव पड़ जाता है और वो एक तरीके से शांति चाहता है। तो इंजन तो मशीन के रूप में सेट की गई है, उसे तो हर समय दौड़ना है। इसमें क्या होता है, इंजन पूरी तरह से टूट जाता है और इस तरीके से दिमाग एक तरीके से परेशान होकर थक कर मन हार जाता है उसका। और यही कारण है कि यहाँ पर मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने जीवन में आराम के लिए समय निकाले। हर समय प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। अपनी गति को देखकर, अपनी क्षमता को देखकर ही चलनी चाहिए। अब वो बताते हैं कि उनके मित्र शाम को उन्हें अपने साथ एक टी सेरेमनी में ले गए। वहां चाय पीने की एक विधि है, उसी का नाम है टी सेरेमनी। तो जापान में उसे क्या कहते हैं, जापान में उसे कहते हैं चा नो यू। ये नाम है जापान में। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली एक ताकमी मतलब चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और फिर अंदर गए। अंदर चाजीर बैठा था। हमें देखकर वो खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया और कहा, दो झो मतलब आइए, तशरीफ लाइए मतलब आइए और बैठिए। दो झो कहकर उन्होंने स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। अंगीठी एक तरीके से चूल्हा है और उस पर उन्होंने चायदानी रखी, मतलब चाय बनाने के लिए वो जो बर्तन होते हैं उसे रख दिया। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। उबल रहा था पानी और उसकी जो उबलने की आवाज हो रही थी वो भी इतनी ज्यादा सुनाई दे रही थी। मतलब इतनी शांति थी कि वो चाय के पानी के उबलने की भी आवाज सबको वहां पर सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी और फिर वो प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। मतलब वहां पर 3 मित्र गए थे और वो 3 मित्र वहां बैठकर शांति से बात कर रहे थे। तो किसी की भी शांति में विघ्न ना पड़े, इस बात का जापानी लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और इसलिए वहां का रूल ही है कि वहां पर 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। मतलब एक जगह है, होटल है, आप जम के लोग चले गए, बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब हल्ले हो रहे हैं, ऐसा वहां नहीं देखा जाता है। बल्कि एक बार में से 3 आदमी प्रवेश करेंगे, वो निकल गए तो फिर अगले का नंबर आता है। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी और हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। वो आराम से वहां बैठकर चाय पी रहे, बात कर रहे और मजे ले रहे हैं। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। मतलब वहां पर जो एक सन्नाटे में भी एक आवाज होती है, शांत, जहाँ बहुत ज्यादा शांत, उसमें भी एक आवाज होती है और वहां बैठे हुए लोग उस आवाज को भी महसूस कर पाते हैं। इतनी शांति वाले माहौल। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में, लेकिन असल में दोनों ही काल मिथ्या है। एक चला गया और दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई कि हम अक्सर बीते हुए दिनों को याद करते हैं और उसकी खट्टी मीठी यादों में हम उलझे रहते हैं। हमारा बचपन ऐसा था, पहले हम लोग ऐसे रहते थे, हम लोग पहले वहां जाते थे, ये करते थे। अक्सर लोगों को आपने इस तरह की बातें करते सुना होगा। वो इस तरह की बातें करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। और कुछ लोगों को आप देखेंगे भविष्य के लिए रंगीन सपने देखते हैं। कुछ अभी कुछ नहीं करना है, भविष्य के लिए वो पैसे जमा करना है,
घर बनाएंगे, घूमने जाएंगे, वो भविष्य के पूरे रंगीन सपने देखते रहते हैं। मतलब इंसान ज्यादातर समय या तो भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य काल में। लेकिन ये दोनों ही काल क्या है, मिथ्या है, क्योंकि एक जो है वो तो गुजर गया और उस पर हमारा कोई बस नहीं है, और दूसरा है भविष्य काल जो कि अभी आया ही नहीं है। तो हमारे सामने जो मूल रूप से है वह है वर्तमान क्षण, जो सही मायने में सत्य है। इस समय ही आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आप ना तो भूतकाल के बारे में सोचकर खुश होइए या दुखी होइए, ना तो भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होइए। आपके पास है वर्तमान क्षण, वर्तमान काल, और आप अपना पूरा जोर इस पर लगाइए। जितना हो सके इसे सुंदर ढंग से इस पर ध्यान दीजिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए, इसे अच्छा से अच्छा जीने की कोशिश कीजिए। आप वर्तमान काल को जितने सुंदर ढंग से जिएंगे, उतना ही सुंदर आपका अतीत भी बनेगा, उतना ही सुंदर आपका भविष्य रेडी होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, वर्तमान काल। और हर इंसान को आप देखेंगे अपने वर्तमान से ही खुश नहीं रहता है, वर्तमान को ही हर समय दोष देने पे लगा रहता है। तो ये बात गलत है। इस तरीके से इंसान के अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए। उसी में वह जीना चाहता है, मतलब वो बीते हुए समय में जीना चाहता है, बल्कि होना क्या चाहिए, हर समय उसे अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए। फिर चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। मतलब लेखक भी कहते हैं कि हम भी हर समय अपने अतीत को याद करते थे या भविष्य को के बारे में सोचते थे, लेकिन उस दिन जब मैं वहां बैठकर चाय पी रहा था तो उस समय मेरे दिमाग से पूरी तरह से भूत और भविष्य ये दोनों काल ही उड़ गए। दोनों ही काल के बारे में सोचना हमने बंद कर दिया और केवल वर्तमान क्षण सामने था और मैं उसी के बारे में उसी के साथ जी रहा था। मुझे ना भूत की चिंता ना भविष्य की चिंता। और आज मुझे ये वर्तमान अनंत काल जितना विस्तृत लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये वर्तमान काल अनंत काल तक चलेगा, या कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो लेखक कहते हैं जीना सही मायने में किसे कहते हैं, ये मुझे आज ही मालूम हुआ। तो जैन परंपरा की ये बहुत बड़ी देन है जो जापानियों को मिली है, कि वो कभी किसी की शांति को भंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जैन परंपरा की ही देन है कि वो चाय के जब कोई भी होटल खोलते हैं या कुछ भी, वहां पर वो 3 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं करने देते हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ आए शांति से बैठे बात करे और उसके बाद वो शांति से जाए, उसके बाद ही दूसरे का नंबर आता है। ये जैन परंपरा की शांति को महत्व देने की जो ये परंपरा है, वो बहुत ही मूल्यवान परंपरा जापानियों को मिली है। तो दोस्तों, यह हुआ हमारा आज का पाठ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो कि प्रसंग या निबंध विधा की रचना है। और इसमें 2 प्रसंगों में 2 बातें बताई गई है, गिन्नी का सोना और जैन की देन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गिन्नी का सोना के माध्यम से उन्होंने बताया है आदर्श और व्यवहारिकता में कितना अंतर होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में व्यवहारिक रहे तो आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि उसमें वो आदर्श को भी शामिल कर ले वो ऊपर उठेगा। मरने के बाद भी लोग उसे याद करेंगे, एक सम्मानित जीवन जिएगा और सम्मानित तरीके से मरेगा भी। दूसरा उन्होंने बताया है ये जैन की देन के बारे में कि लोग कितना एक भागम भाग वाला जीवन जो जीते हैं, वो ये जैन की देन की परंपरा को देखकर, इसे देखकर हमें सीख मिलती है कि हर मनुष्य को शांति से जीने की कितनी जरूरत है। और हमें ना तो अपने भूतकाल के बारे में ना तो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हमें हर समय अपने वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह पाठ यही समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की वीडियो दूंगी, और मेरे हर पाठ की वीडियो आपकी इस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप लोग हर एक वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिले। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।